तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को बचपन से इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है? या फिर गाड़ी में लगे एयरबैग्स जो रोज़ हज़ारों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतनी जल्दी कैसे फूल जाते हैं? और सबसे बढ़कर यह कि इतिहास का सबसे पहला एयरबैग कब और क्यों बनाया गया था? डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनका फ़ायदा तो हमें पता है, लेकिन उनको कितनी मेहनत और किस टेक्निक से तैयार किया जाता है, ये हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो आइए देखते हैं 5 ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम लगभग रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। एयरबैग का सबसे पहला ख्याल 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था और हादसे में वक्त ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस प्रॉब्लम का कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकल सका। लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सप्लोसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर मौजूद केमिकल सोडियम ऑक्साइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इस केमिकल में एक धमाका होता है जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयरबैग को फौरन फुला देती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स का टाइम लगता है। यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है, उतने टाइम में एयरबैग 5 टाइम्स फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल भी काफ़ी खास होता है, जिसको वन पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले में यह मटेरियल काफ़ी मोटा रखा जाता है। एक वक्त में 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। बेशक ये मशीन बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे हैंड पे ये वाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, इस कारण इसको अब गर्म रोलर्स के ऊपर से गुजार कर सुखाया भी जाता है और प्रेस भी किया जाता है। क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज्ड रोलर्स फैब्रिक पे अच्छी तरह से सिलिकॉन फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवंस में से पास किया जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब बारी आती है शेप और साइज़ के एयरबैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एक एयरबैग को एक ही साइज़ के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिरी में इसकी टेस्टिंग। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल की। एल्यूमिनियम फॉयल इतना पतला होता है कि थोड़ा सा भी प्रेशर इसको फाड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस को, जिनको इनगट्स भी कहा जाता है, उनको फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27,000 kg एल्यूमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लगते हैं, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ़ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है और इस तरह की शक्ल दी जाती है। एल्यूमिनियम का एक एक ब्लॉक 7.5 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गरम गरम रोलर्स होते हैं जो इस एल्यूमिनियम ब्लॉक को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर के मोटे ब्लॉक को सिर्फ 15 बार मशीन से गुजारने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है।
इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर शीट को फॉइल शीट जितना पतला करने के लिए अलग मशीन से गुजारा जाता है। अब एल्यूमिनियम फॉइल इतना पतला हो जाता है कि इसकी साइड्स डैमेज हो जाती है, लेकिन एक कटर प्लेट की मदद से इसको अलग अलग साइज में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज हुई साइड्स को काटकर अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड पे फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी एल्यूमिनियम फॉइल के रोल वाइंड हो जाते हैं, जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। एक 9 mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट में ही आर पार सुराख कर देती है। तो आखिर बुलेट प्रूफ ग्लास में क्यों सुराख नहीं कर पाती? बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे बुलेट उसको क्रॉस नहीं कर सकती? सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि बेंड ग्लास एक सीधे या स्ट्रेट ग्लास के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 4 बेंड ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच पीवीबी की एक शीट डाली जाती है। यह खास शीट ना सिर्फ इन ग्लास को आपस में जोड़कर रखती है, बल्कि ये ग्लास को ठोस भी बना देती है। 4 बैंड ग्लास और 3 पीवीबी शीट के साइडों को टेप करके उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह से एयरटाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रैप के अंदर से सारी हवा निकाल दी जाती है और फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज़्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये गर्माइश और प्रेशर पीवीबी और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर देता है। जो पहले 4 ग्लास 3 पीवीबी शीट्स थी, वो अब सब फ्यूज़ होकर एक यूनिट बन जाती है और अब ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास पे अगर 9 mm बुलेट से टेस्ट किया जाए तो शुरू की लेयर गोली की एनर्जी को पूरे ग्लास पे फैला देती है और बीच वाली पीवीबी शीट गोली को रोक लेती है, जबकि सबसे आखिर वाली ग्लास शीट तक बुलेट पहुंच ही नहीं पाती। अब बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में, जिसको अक्सर लेड पेंसिल भी कहा जाता है। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता है, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कागज़ पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। इतिहास में पहली पेंसिल ईयर 1630 में बनाई गई थी, क्योंकि ग्रेफाइट और लेड देखने में लगभग एक जैसे ही लगते थे। इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाला जाता था। ये कन्फ्यूज़न ईयर 1789 में क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक अक्सर लोग पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट होती है तो इसको प्रेशर की मदद से लेड के साइज के सुराखों से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से बिल्कुल एक ही साइज की लेड्स निकलती जाती है। इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाए। कलर पेंसिल की लेड बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का यूज़ किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मल कलर पेंसिल की लेड्स मोटी भी रखी जाती है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती है। लेड्स बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल बनाने की। 10 mm की वुडन शीट पर मशीन की मदद से लेड की साइज जितनी नालियाँ बनाई जाती है। उसके बाद इन नालियों में इन लाइंस में ग्लू लगाया जाता है और फिर इसमें लेड्स को बिठाकर उसके ऊपर लकड़ी की शीट को रखा जाता है। अब इनको एक बड़े व्हील में डालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है, ताकि सैंडविच और लेड्स अच्छी तरह सूख जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यूज़ किया जाता है मिलिंग मशीन का, जहां इस सैंडविच को मिलिंग मशीन इस तरह काट कर अलग अलग शेप की पेंसिल बनाती है। इसके बाद इन पेंसिल्स को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पर स्टैंप लगा दी जाती है। इन सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है, जिसमें लेड्स का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल्स को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से प्योर वाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी बड़ी साइंस है।
सबसे पहले गन्ने ट्रक्स में लोड होकर शुगर मिल तक आते हैं, जहां इनको काटकर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर केन के इस जूस में अभी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ बाकी होती है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत। अब बारी होती है इसको फ़िल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है। उस दौरान इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज़, रेत, मिट्टी या पत्थर के कण जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम पे जमा हो जाते हैं। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि बच जाने वाला कचरा कोई कचरा नहीं, ये खाद के तौर पर यूज़ किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां उसको इतना बॉईल किया जाता है कि जूस में से पानी इवापोरेट हो जाए और पीछे ऐसा थिक पेस्ट बच जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है। लेकिन इसी में से शुगर के वाइट क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक और मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के टब में सुराख होते हैं और वो तेज़ घूमकर कपड़ों में से पानी निकाल देते हैं, ठीक इसी तरह ये मशीन भी काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पे घुमाया जाता है तो बचा हुआ पानी टब के सुराखों में से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के वाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल्स में अभी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसको सूखने के लिए गर्म हवा से निकाला जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पैकिंग मशीन की मदद से एक एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन्फोट्यूब की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।